बिल्कुल, अगर हम पिछले 20-25 सालों की भी बात करें तो हम ज़्यादा करके देखते हैं कि जब भी इलेक्शन होता है तो एक अनसर्टेनिटी मार्केट में क्रिएट हो जाती है, एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। कौन सी सरकार आने वाली, उनकी पॉलिसी क्या है। देखिए, अब तक हम देख रहे थे कि बार बार में सरकारें काफ़ी चेंज हो रही थी, तो उसकी वजह से लोगों को या कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा करके कंसर्न्स रहता था कि अगर नई सरकार आती है तो जो पुरानी सरकार ने काम किया उसका क्या होगा। तो ये अनसर्टिनिटी की वजह से हम ज़्यादा करके देखते थे कि इलेक्शन पीरियड में 6 महीने पहले से ही मार्केट में से पैसा निकलना चालू हो जाता था। इनफैक्ट एफआईज भी क्या करती थी, पैसा निकालना चालू, क्योंकि उनको भी डर ये रहता था कि नई सरकार आएगी, नई पॉलिसी लाएगी, तो हम वेट करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाथों में है और काफ़ी स्ट्रांगली प्लान आउट हुआ है। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो अप्रैल में अगर हम इलेक्शन देखें भी तो उसकी अनसर्टेनिटी दिखाई नहीं दे रही है। बट हाँ, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कभी भी जब मार्केट रिएक्ट क्यों करता है, बिकॉज मार्केट को अनसर्टेनिटी दिख रही कि नई सरकार आएगी तो उसकी पॉलिसी क्या रहने वाली है, उसका वे कैसा रहेगा, फोकस कहाँ रहेगा, ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रोथ पे रहेगा या सोशल ग्रोथ पे रहेगा। तो ये सब चीज़ की वजह से, क्योंकि आज जब हम इक्विटी मार्केट में देखते हैं कि 6-8 हज़ार कंपनीज है, तो कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल वाटर वर्क्स पे काम करती है। अब हमने देखा कोई गवर्नमेंट आती है, वो रिवर प्रोजेक्ट को हाथ में लेती है तो डेफिनेटली उसी को बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई कंपनी कोई गवर्नमेंट आती है और पर्टिकुलरली एग्री पे काम करती तो एग्री ओरिएंटेड कंपनीज को ही मिलेगा। तो ये अनसर्टेनिटी थोड़ी रहती है, जिसकी वजह से जनरली हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले एफआईज भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेती है और डोमेस्टिक में भी अनसर्टेनिटी, इसकी वजह से मार्केट अब तक गिरा है। बट हाँ, अगर सरकार मजबूत है, पॉलिसी क्लियर है पिछले टर्म की भी, तो आई थिंक मार्केट उसको पॉजिटिवली भी लेता है। तो डेफिनेटली अप्रैल में हम देख रहे हैं 2024 में इलेक्शन है और अब तक गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं वो काफ़ी अच्छे रहे, जिसकी वजह से हम ग्लोबली आउटसाइड कर रहे हैं, मार्केट भी न्यू हाई पे है। बट हाँ, थोड़ा अनसर्टेनिटी रहता है जो मार्केट में हमेशा रहेगा, बट एक तरह की अपॉर्चुनिटी बनती है ऐसे टाइम पे लेने के लिए। देखिए, पहले आप समझिए कि एनर्जी कोई भी इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पिछले 100-200 साल में हमने देखा कच्चा तेल एक ऐसा फॉसिल फ्यूल रहा है जो एविडेंटली हमें मिल रहा भी था और हम उसको यूज़ भी कर रहे थे। तो पहला चीज़, ईवी, सोलार, विंड, ये कितनी भी एनर्जी आ जाए, क्या हम क्रूड को बाईपास कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। बिकॉज आज जब हम लोग फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं तो उसके लिए भी हमको कोई ना कोई फॉसिल फ्यूल चाहिए, तो कहीं ना कहीं रहेगा। हाँ, रिसेंटली हमने देखा है पिछले 2-5 सालों के अंदर गवर्नमेंट का ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस ज़्यादा रहा है। तो हमने देखा ईवी सेक्टर, फिर साथ में सोलार, साथ में हम देख रहे हैं कि और भी नए तरीके से हाइड्रोजन, तो ये चल रहा है। बट आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कच्चा तेल पूरा खत्म ही हो जाएगा, बट हाँ, प्रपोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है। जैसे आज हम देख रहे हैं गाड़ी पेट्रोल डीजल के अलावा सीएनजी पे, एलपीजी पे सब जगह चल रही है। तो आई थिंक क्रूड को इग्नोर करना मुश्किल है, बिकॉज एज ऑफ नाउ काफ़ी डायनामिकली सब जगह यूज़ हो रहा है। बट हाँ, जो स्प्रेड ओवर है एनर्जी सेक्टर में, जो हम बोल सकते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ अदर एनर्जी फॉर्म है, वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो कच्चे तेल में इसलिए अभी डिपेंडेंसी बढ़ गई क्योंकि पिछले 5-7 सालों में हमने देखा जियोपॉलिटिकल कंसर्न होता है, कच्चा तेल बढ़ जाता है। जैसे हमने 2008 में भी देखा $150 कच्चा तेल पहुंच गया था। अभी भी हमने रशिया यूक्रेन के टाइम पे $130 कच्चे तेल को पहुंचते हुए देखा और आज $70 के करीब आ चुका था। तो ये वॉलिटिलिटी की वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ पे कहीं ना कहीं एक कंसर्न आ जाता है। तो अब जाके गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अल्टरनेट फ्यूल्स क्या है उसके ऊपर हम डिपेंडेंसी बढ़ाए, सो डैट एक सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंसी नहीं रहे। तो इंडिया ने भी काफ़ी अच्छे काम किए। ईवीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, ताकि आज भी हम देखते हैं हर जगह पे, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, सब ईवीज़ पे आने चालू हो चुके हैं। तो आई थिंक फ्यूचर वाइज अगर हम देखें तो ईवीज़ का फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट रहेगा क्योंकि अल्टरनेट एनर्जी पे। बट दैट डजंट मीन्स कि क्रूड पूरा क्रैश कर जाएगा। क्रूड अपना जो मार्केट शेयर है वो अपना मेंटेन रखेगा, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, बट कुल मिला के यस, पावर सेक्टर में सोलर सेक्टर, ईवी सेक्टर्स, ये आगे प्रॉमिसिंग सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको गोल्ड बाय करना, गोल्ड को कंज्यूम करना है या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। बिकॉज अब तक हम क्या कर रहे हैं, इंडियन, हमने सुना है इंडिया सोने की चिड़िया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा सोने को कंज्यूम करते हैं।
सोने को एज ए इन्वेस्टमेंट आज तक कभी हमने देखा नहीं। 2013-14 में गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा, जब हम लोग 1000 टन सोना इंपोर्ट करके कंज्यूम कर जाते थे। आज इंडिया में करीबन 28,000 टन सोना घरों में पड़ा हुआ है, बट वो एक तरह का डेड इन्वेस्टमेंट के तौर पे है, क्योंकि हमारे रिचुअल्स में है कि सोना हम जनरली बेचते नहीं है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि सोने की जो प्रॉपर्टी वो इक्विटी मार्केट से मिलता जुलता है, आज कोई भी जब निवेश करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इजीली हम इसमें निवेश कर पाए, चार्जेस कम से कम रहे और रिटर्न बेहतरीन रहे। तो अगर आप पिछले 15 साल की बात करें, 2014 से अगर हम देखें, तो सोने ने जितना इक्विटी ने रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट उतना ही सोने ने भी दिया है। मैं बोलता हूँ 5-10%, 20% नीचे होगा, लेकिन आप देखिए इक्विटी में हम बार बार सुनते हैं ब्लैक मंडे, ब्लैक फ्राइडे और बड़े करेक्शंस भी आते हैं, क्योंकि इक्विटी चंचल है और कोई भी अगर इवेंट होता है तो कहीं ना कहीं इक्विटी क्रैक कर सकता है। बट इसके विपरीत इन्वर्सली कोरिलेटेड है सोना। अगर कोविड में इक्विटी टूटेगा तो सोना बढ़ेगा, लड़ाई में अगर इक्विटी टूटेगा तो सोना बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली इन्वर्सली कोरिलेटेड भी है। तो अभी हमने पिछले 10-12 सालों में देखा है कि लोगों का रुझान सोने पे एज ए इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, ये सब अलग अलग एवेन्यूज भी लेके आए हैं। अगर हम रिटर्न्स की अगर बात करें पिछले 5 साल में, या कोविड से ही बात कर लेते, तो कोविड से पहले सोना 28,000 से 30,000 का भाव था। आज सोना 64,000 के करीब है। तो लगभग पिछले 3 साल में सोना डबल हुआ है। वही चीज़ अगर आप निफ्टी में भी देखो, चाहे सेंसेक्स में देखो, उसने भी उतना ही रिटर्न दिया है। कोविड में हमने देखा था कि निफ्टी 7,500 आ चुका था। तो अगर हम लोग 8,000 से भी देखें तो मार्केट 16 से 20,000 के ऊपर आ चुका है। तो कुल मिलाकर इक्विटी और कमोडिटी में सोना दोनों ने ही इक्वल रिटर्न दिया है। बट इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोना अब काफ़ी चलन में है, जो हम SGB से देख रहे हैं, जहाँ पे 2.5% का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कंपोनेंट भी मिलता है। डिजिटल गोल्ड के माध्यम से, ETF के माध्यम से भी आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। तो आई थिंक अब ऐसा टाइम है जहाँ पे गोल्ड को एज ए असेट क्लास देखा जा रहा है, गोल्ड को एज ए निवेश का ऑप्शन देखा जा रहा है। नहीं तो अब तक गोल्ड को खाली हम एज ए कंजम्पशन देख रहे थे, जहाँ पे अक्षय तृतीया, धनतेरस पे या शादी ब्याह में हम गोल्ड या गोल्ड की ज्वेलरी लेके घरों में रख देते थे। बट जिस ढंग से गोल्ड डबल डिजिट रिटर्न दे रहा है, 2023 की भी अगर हम बात करें तो गोल्ड ने लगभग 16 से 17% का बेहतरीन रिटर्न दिया है, और वही इक्विटी मार्केट में उतना ही रिटर्न आया है। तो आई थिंक जो लोग सेफ्टी के साथ रिटर्न देख रहे हैं वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ नए एवेन्यूज जो आ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, और अभी भी आगे के लिए भी गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू देखना चाहिए। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Read full disclaimer on www.cadiacapital.com.